जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति के बाद अब L&T लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन S.N. सुब्रमण्यम ने कुछ बातें कही है। नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम की वकालत की थी, सप्ताह में 70 घंटे। तो उससे बढ़कर जो सुब्रमण्यम साहब हैं उन्होंने 90 घंटे कार्य सप्ताह की वकालत कर दी है। उन्हें इस बात का बेहद अफसोस है कि कर्मचारी रविवार की छुट्टी क्यों नहीं छोड़ देते। वे चाहते हैं कि कर्मचारियों को रविवार की छुट्टी भी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने तर्क भी दिया। तर्क कितना वजनी था, कितना फूहड़ था, यह भी आपको बताएंगे। फिलवक्त आपको बताएं कि पूंजी और राजनीति की जुगलबंदी अगर नापाक होने पर उतारू हो जाए तो शोषण और ठगी दोनों अर्थव्यवस्था के केंद्रीय कारक बन ही जाएंगे। तभी तो इस देश के किसान, श्रमिक से लेकर बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी इस दौर की एक मुख्य प्रवृत्ति बन गई है। और खुद को सयाना समझ रहा मिडिल क्लास भी इस शोषण और ठगी का कितना बड़ा शिकार है, यह आंखें और दिमाग खोलते ही समझ में आने लगता है। तभी तो आंखों पर पर्दा और दिमाग पर कब्जा करने का खेल सांस्थानिक रूप अख्तियार कर चुका है। गहराई से विचार करें तो गैंगस्टर कैपिटलिज्म और कारपोरेट नेशनलिज्म एक ही नाव पर सवार नजर आएंगे। यहाँ आकर महसूस होता है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए बलिदान आदि शब्द कितने घिस दिए गए कि उन पर फिसलते हुए भारतीय राजनीति आज पतन के इस मुहाने पर आ खड़ी हुई है। देश के विकास दर की चंद लोगों द्वारा ऐसी लूट क्या किसी सक्षम और सजग लोकतंत्र में संभव है। कारपोरेट नेशनलिज्म इसी तरह आता है जैसे भारत में आया। स्वप्नों को त्रासदियों में बदल देने वाले छद्म राष्ट्रवाद और पुनरुत्थानवाद की आड़ में मुनाफे का निरंकुश खेल, जिसमें राजनीति बंधक बन जाती है और लोकतंत्र जैसे किसी प्रहसन में तब्दील हो जाता है। व्यवस्था से नाराज लोगों को अच्छे दिनों के ख्वाब दिखाना, बेरोजगारी से त्रस्त समाज को नौकरी के सब्जबाग दिखाना, अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर का भरोसा दिलाना और जनता की तमाम जहालतों का ठिकरा व्यवस्था पर काबिज लोगों और उनकी नीतियों पर फोड़ना, इस तरह यह अपना रास्ता बनाता है। इतना ही काफ़ी नहीं होता। कारपोरेट नेशनलिज्म को अपने पांव पसारने के लिए एक ऐसे प्रायोजित नायक की ज़रूरत होती है जिसके छद्म छवि निर्माण से जनता को भ्रमित और चमत्कृत किया जा सके, ताकि उसे लगे कि हमारा उद्धार करने वाला आ गया और कि हमें उसका खैर मकदम करते हुए अपने सिस्टम की चाबी उन्हें सौंप देनी चाहिए। आप देखेंगे, आपका बैंक में अगर एक सामान्य बचत खाता है और उसमें आप अगर बैंक के तय मापदंड के हिसाब से पैसे की जमा निकासी नहीं करते, कुछ निश्चित रकम खाते में नहीं रहता, तो बैंक आप पर जुर्माना लगाते हैं। आप अगर बैंक से छोटा मोटा कर्ज भी ले लें और बस उसकी अदायगी समय पर न करें तो आपके साथ कैसी असहज परिस्थिति उत्पन्न होती है। टैक्स की जो व्यवस्था है अपने देश में, उसमें देख रहे हैं कि टैक्स का भारी बोझ किसके कंधे पर है। लेकिन जब कारपोरेट की बात आए, उद्योगपतियों की बात आए, पूंजीपतियों की बात आए, तो फिर उनके लिए कितनी सहूलियतें, कितनी बातें। नारायण मूर्ति 70 घंटे कार्य दिवस चाहते थे सप्ताह में, तो नारायण मूर्ति 90 घंटे पर पहुंच गए। सबसे बड़ा सवाल है कि कर्मचारी आदमी है या मशीन। इससे अलग कि जिन बातों की दुहाई ये पूंजीपति देते हैं, देश की बेहतरी की दुहाई, आर्थिक समृद्धि, तरक्की की दुहाई, तो क्या उस तरक्की में अपेक्षा सिर्फ कामगारों से ही होगी?
कामगार क्या इतना पाते हैं जिनसे उनके जीने की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं और भविष्य की जो चिंता है उसका समाधान होता है। सुब्रमण्यम साहब ने आखिर कहा क्या? उन्होंने कर्मचारियों के घर पर वीकेंड बिताने के विचार को खारिज किया और सवाल किया। अब सवाल कैसा है वह सुनिए और फिर किस तरीके से सोचते हैं, से तर्क रखते हैं। सोच के स्तर की भी बात है। उन्होंने सवाल किया कि आप घर पर बैठकर क्या करते हैं? बोला कि आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं? आपकी पत्नी आपको कितने देर तक निहार सकती है? अब सुब्रमण्यम साहब का घर परिवार है या नहीं, उनकी पत्नी उन्हें कितना निहारती है, वे उन्हें कितना निहारते हैं? क्या वीकेंड का मतलब सिर्फ पति पत्नी को एक दूसरे को निहारना होता है, या फिर जो छुट्टी का दिन होता है उसमें कई ऐसे काम हैं जिसे संपन्न करने पड़ते हैं, चाहे वो वर्तमान दैनंदिन की ज़रूरतें हों या फिर भविष्य को लेकर जो कुछ योजनाएं हों। क्योंकि जो नौकरी के हालात हैं, कब नौकरी है कब चली जाए, इसकी गारंटी क्या सुब्रमण्यम साहब अपनी कंपनी के लोगों को देते हैं? तो फिर समझिए कि जो उदाहरण दे रहे हैं उस उदाहरण की गरिमा क्या, जो कहते हैं कि देश के ये लोग भाग्य विधाता हैं, ये रोजी देते हैं, रोजगार देते हैं, लेकिन इनकी सोच किस तरीके की है और क्या बातें हैं? बातों को सही ठहराने के लिए अन्य तर्क भी दिए जा सकते थे, उदाहरण भी दिए जा सकते थे। बहरहाल उन्होंने कर्मचारियों से कार्यालय वापस लौटने और काम पर लौटने का आग्रह करते हुए यह बात कही थी। और सुब्रमण्यम ने चीन के एक व्यक्ति के साथ हुई बातचीत से तुलना की। उन्होंने कहा कि चीनी व्यक्ति ने दावा किया कि ग्लोबल कंपटीशन के बीच अमेरिका से आगे निकलने की उनके देश की क्षमता इस फैक्ट की वजह से चीनी कर्मचारी हफ्ते में 90 घंटे काम करते हैं, जबकि अमेरिकी केवल 50 घंटे काम करते हैं। तो एल&टी के चेयरमैन के बयान ने आग में घी डालने का काम किया। स्वाभाविक है, कंपनी ने वीडियो वायरल होने के बाद इस मसले पर टिप्पणी करने से हालांकि इनकार कर दिया। जाहिर है कहने के लिए उनके पास है भी नहीं, वे कहेंगे क्या? तो आपको याद होगा कि जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने भी 70 घंटे काम की वकालत की थी और बातें कही थी। एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम है, उन्होंने जो कर्मचारियों को हफ्ते में 90 घंटे का काम करने का सुझाव दिया, वह कर्मचारियों के साथ ऑनलाइन बातचीत के दौरान दिया, जब सुब्रमण्यम साहब से पूछा गया कि $1 बिलियन वाली यह कंपनी अपने कर्मचारियों को शनिवार को भी क्यों बुलाती है। तो इस पर सुब्रमण्यम कहते हैं कि मुझे खेद है कि मैं आपको रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूँ। अगर मैं आपको रविवार को भी काम करवा पाऊँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं रविवार को काम करता हूँ। ऐसा कहते हुए लंबे समय तक काम करने की वकालत की। इस इंटरनल मीटिंग की वीडियो रेडिट पर शेयर की गई और वायरल होने के बाद उनके बयान पर बहस छिड़ गई। ऐसे समय में जब वर्क लाइफ बैलेंस पर नेशनल से ग्लोबल स्तर पर बहस चल रही है, इस टिप्पणी ने ऑनलाइन खूब सुर्खियां बटोरी। रेडिट के कई यूजर्स ने उनके बयान पर अपनी असहमति व्यक्त की। एक टिप्पणीकार ने सुब्रमण्यम की तुलना इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति से की, जिन्हें पहले युवा कर्मियों को राष्ट्र निर्माण के लिए हफ्ते में 70 घंटे काम करने के सुझाव को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा था। तो मैंने यही राष्ट्र निर्माण की जो बातें की कि किस तरीके की बातें होती है राष्ट्र निर्माण को लेकर के, नौकरी और अच्छे भविष्य, अच्छी अर्थव्यवस्था और अच्छे दिनों के आश्वासनों के पुल पर चढ़कर ही
नेशनलिज्म और ठेठ सांप्रदायिकता को अपने औजारों की तरह यूज करते कारपोरेट राज को असल चुनौती किसी राजनीतिक दल से नहीं, जनता से ही मिलती है। और इसके कनात तब उखड़ते हैं जब चतुर्दिक त्राहि त्राहि नहीं मच जाती और बिलबिलाती जनता विरोध में मुट्ठियां नहीं कस लेती। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। हालांकि बिलबिलाती जनता जब विरोध में मुट्ठियां कस लेती है तो झूठे स्वप्नों का आख्यान रचते देश और जनता को ठगते सिस्टम के अलंबरदारों की कैसी दुर्गति होती है, यह भी इतिहास अनेक उदाहरणों से हमें बताता है। तो मैंने कहा था कि जो बातें कहने का साहस चाहे इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हो जुटाते हों और जो राष्ट्र की समृद्धि का जो वास्ता देते हों, हवाला देते हैं, और फिर ये सुब्रमण्यम साहब जैसे लोग, तो वह आखिर साहस कैसे जुटा पाते हैं? तो यही पूंजी और राजनीति की जुगलबंदी का कमाल है। गहराई से देखेंगे तो क्रोनी कैपिटलिज्म की बात होती थी, लेकिन यह जो है गैंगस्टर कैपिटलिज्म का दौर हो चला है। तो कारपोरेट नेशनलिज्म और जो गैंगस्टर नेशनलिज्म है, गैंगस्टर नेशनलिज्म मतलब कि हम जो चाहते हैं वो चाहते हैं, शासक वर्ग को वह पूरा करना ही करना है। जैसे उनके अनुरूप नीतियाँ, उनके अनुकूल नीतियाँ बनाने की बात है, उनको सहूलियतें देने की बात है, उनको टैक्स में छूट चाहिए तो चाहिए, बहाना क्या हो यह सरकार ढूंढे। तो कारपोरेट नेशनलिज्म जो है, यही जो पूंजीवादी राष्ट्रवाद की जो बातें हैं और राष्ट्र की समृद्धि की बातें जो कही जाती है, और यह कही जाती है कि वे चूंकि रविवार को भी काम करते हैं तो आपको भी रविवार को भी काम करना चाहिए। तो इस तरीके की बात है। जो नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए बलिदान, ये सब जो शब्द हैं, तो आप देखिए कि कितने घिस दिए गए हैं कि उन पर फिसलते हुए भारतीय राजनीति आज पतन की इस मुहाने पर आ खड़ी हुई है कि जो राजनीति है वह कारपोरेट के पक्ष में ही खड़ी दिखती है। देश के विकास दर की चंद लोगों द्वारा ऐसी लूट क्या किसी सक्षम और सजग लोकतंत्र में संभव है? आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए और तब शायद इस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि नारायण मूर्ति और सुब्रमण्यम जैसे लोग हिम्मत जुटा पाते हैं, वह क्यों कर जुटा पाते हैं और कैसे जुटा पाते हैं। तो जब आप राजनीति आपको अच्छे दिन के ख्वाब दिखाएगी, सब्जबाग ही कहिए उसको, इस तरीके से नौकरी का सब्जबाग दिखाएगी, अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई लेने का सब्जबाग दिखाएगी। आप देख रहे हैं सरकार कहती है कि इतने लोगों को गरीबी के दलदल से निकाल लिया, लेकिन इसी देश में सच्चाई और हकीकत यह भी है कि 85 करोड़ लोगों को सरकार खुद कह रही है कि हम खैरात पर जिंदा रख रहे हैं। तो फिर कौन गरीबी के दलदल से निकल रहा है, कौन समृद्ध हो रहा है? और ख़ास तौर से महानगरों में रहते हुए मेरी उपस्थिति भी वो नारायण मूर्ति साहब के शहर में है जहाँ उनकी कंपनी है इन्फोसिस। उस शहर में कहने को ऊंची पगार वाले युवा, लेकिन उनका भविष्य इतना सुरक्षित है, उनको जो ऊंची पगार मिल रही है, जिसका दावा किया जाता है और कहा जाता है, उस पगार से कुछ बचने की भी स्थिति होती है, और अगर होती है तो फिर उनके भविष्य का क्या। और जब ऊंची पगार वाले का ये हाल है तो फिर ऊंची पगार वाले ये देश में कितने हैं, और फिर आम जनमानस का क्या, आम लोगों का क्या। तो चाहे वो नारायण मूर्ति हो, चाहे ये सुब्रमण्यम जी हो, इनकी सोच की लालच मनामत होनी ही चाहिए। बहरहाल आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। हाँ, अगर आपने न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। नमस्कार।